हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का पहला टॉपिक फर्स्ट पेपर का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, राजनीतिक सिद्धांत, जिसका अर्थ और परिभाषाएं और इसका परंपरागत दृष्टिकोण और इसका आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका एक परंपरागत दृष्टिकोण है और एक आधुनिक दृष्टिकोण है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो उसको हम कह सकते हैं कि जैसे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है किसी भी चिंतन का, तो वो परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में है। और आधुनिक जब हम संदर्भ में बात करते हैं तो वो है राजनीतिक व्यवहार, यानी कि जो राजनीतिक व्यवहार है उसका एक व्यवस्थित अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने जैसे जिक्र किया था कि हमने प्लेटो पढ़ा है ना, प्लेटो का नाम सबने सुना है। प्लेटो का जो चिंतन है या प्लेटो का जो दर्शन है वो एक परंपरागत दृष्टिकोण को लिए हुए है, क्योंकि इतिहास के आधार पर उसने यूनान के राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात कही है। और वो परिवर्तन कौन सा, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया कि उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं जिससे वहाँ किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होगी, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पतन नहीं होगा, राजनीतिक पतन नहीं होगा, वो सिस्टम, वो व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो इसलिए परिवर्तन तो होगा ही। और प्लेटो के चिंतन में भी, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में भी परिवर्तन की गुंजाइश थी, जिसका विश्लेषण, जिसका अध्ययन, जिसका अवलोकन आगे चल करके प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु ने किया है। अरस्तु का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है वो दर्शन पर या आदर्श पर आधारित है, वो सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है। और अरस्तु का जो चिंतन है वो सैद्धांतिक कम, व्यवहारिक ज़्यादा है। तो हम इसी संदर्भ में एक दो परिभाषा देखेंगे, है ना। जो पहली परिभाषा है मॉर्गेनथाउ की, है ना। उनका क्या कहना है, समस्त राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समाहित हो जाता है, अतः वह तथ्यों पर आधारित राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मात्र है, इसमें मूल्यों को कोई स्थान नहीं है। ब्रेख्ट ने एक और परिभाषा दी है, राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी प्रस्तावना या प्रस्तावनाओं का समूह है जो विषय सामग्री के संदर्भ में व्यवहार, पर्यवेक्षित अथवा प्रकट और संबंधों या किसी विषय की व्याख्या करता है ना। तो ये तो हुआ एक राजनीतिक सिद्धांत का एक वैज्ञानिक स्वरूप, राजनीतिक व्यवहार। जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी भी विषय को हम वैज्ञानिक कैसे बना सकते हैं, उसको विज्ञान की श्रेणी में कैसे ला सकते हैं, यानी कि उस किसी भी विषय को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि अमुक चीज़ सही है, अमुक घटना हुई, ये कितनी सही कितनी गलत के, है ना। राजनीतिक व्यवहार, जैसे हम राजनीतिक व्यवहार किसका हम कहेंगे, अभी जैसे हम कहते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार कौन सा, व्यक्तिगत व्यवहार, प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्तिगत व्यवहार या प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक व्यवहार, है ना। राष्ट्रीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, विदेश नीति के संदर्भ में या और दूसरे संदर्भ में, तो प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका हम अध्ययन, विश्लेषण और अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे मैंने प्लेटो की बात करी है ना, तो जिसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, केवल राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का अध्ययन, है ना, एक जिसको परंपरागत दृष्टिकोण का नाम दिया गया है। अब इसमें हम जो भी राजनीतिक अध्ययन है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, उसमें व्यवहारवादी जो चिंतन है वो शामिल नहीं है। उसमें मूल्यों और आदर्शों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा, है ना। अब जैसे हम कहें कि राज्य
के अध्ययन के रूप में परंपरागत दृष्टिकोण क्या है कि हम किसी भी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं ना। तो गार्नर ने इस संदर्भ में एक परिभाषा दी है कि क्या राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है ना। सरकार के अध्ययन के रूप में हम कहें राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण, तो राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। अब तो क्या चीज़ सामने आई कि राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, है ना। लीकॉक के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। अब इसमें राज्य भी है, सरकार भी है और व्यक्ति भी है। हरमन टेलर क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण जो विकास है वो राज्य के रूप में होता है। अब जो परंपरागत दृष्टिकोण है, हम उसमें राज्य का, सरकार का और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, हम उनका एक संगठनात्मक रूप में उसकी प्रक्रियाओं के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें कि उसके केवल जो भी संरचना है, जो भी संगठन है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, वो जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, उसी आधार पर उसका अध्ययन है। जैसा है वैसा ही, जैसे हम कहें कि इतिहास का अध्ययन आज भी ऐतिहासिक है, इतिहास के रूप में ही हम उसका वर्णन करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन है वो वर्णनात्मक है, ऐतिहासिकता के आधार पर उनका वर्णन जो है वो संबंधित संस्थाओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मूल्यों और आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर ये जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये जो मान्यताओं पर आधारित हैं। ठीक है, जो भी मान्यताएं चली आ रही हैं उन पर आधारित है। इसमें आनुभविक तथ्यों और जांच या जो प्रमाण है या जो उनका अवलोकन है या जो विश्लेषण है, जैसे हम कहते हैं कि रिसर्च नहीं हुई है उन पर, तो उस पर आधारित नहीं है। ये सभी जो हैं वो किस पर है कि चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, है ना। इसका उद्देश्य जो सुधार, समर्थन या विरोध करना होता है। फिर जो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, वो दार्शनिक हैं, चिंतनात्मक हैं, ऐतिहासिक हैं, है ना। इन सब पर ही कहीं ना कहीं आधारित हैं। इनकी कोई सामान्य सिद्धांत और कोई पद्धति या कोई व्यवस्था जो है वो इसमें दिखाई नहीं देती है। दर्शन पर ये आधारित है। ठीक है, इसलिए ये आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतीक है और तथ्यों की जो व्याख्या है वो इसमें बहुत अधिक महत्व नहीं रखती है। फिर कानूनी और औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों पर बल दिया गया है, इसलिए ये एक गतिहीन और प्रबंध संबंधी अध्ययन पर बल देता है ना। फिर परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं अनुभववादी जो परंपराएं हैं, जो अनुभववाद जो दृष्टिकोण है या जो व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है ना, कुछ कमियां जो परंपरागत दृष्टिकोण में दिखाई देती हैं वो हैं कि उसमें मूल्यों का विश्लेषण नहीं है, तथ्यों का विश्लेषण नहीं है, वो अनुभववाद पर आधारित नहीं है। तो इसलिए जो व्यवहारवाद का जो प्रारंभ है वो परंपरागत दृष्टिकोण के ह्रास का एक कारण बना, है ना। हेंज एलाउ के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही राजनीति विज्ञान की जड़ें शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की महान परंपरा तो रही हो, एक अनुभवात्मक अध्ययन के रूप में यह अति अल्पवयस्क अनुशासन है। इसमें एक विश्लेषण का अभाव है, जैसे मैंने बताया कि इसमें विश्लेषण नहीं है और ना ही व्याख्या है, बल्कि विश्लेषण के आधार पर ही व्याख्या होती है किसी भी चीज़ की। तो इसलिए वो केवल वर्णन पर आधारित है, उसमें केवल औपचारिक संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन है ना। तो हम कहें कि जब किसी भी चीज़ का वर्णन होता है
तो वो भी किसी प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से ये जो अध्ययन है वो परंपरागत दृष्टिकोण एक संकुचित अध्ययन माना जाता है। फिर इसमें क्या है कि अध्ययनों में ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, कौन सी, जो राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और उसके प्रकारों पर आधारित होते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसमें सिद्धांत निर्माण के किसी लक्ष्य का अभाव है, इस आधार पर ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये केवल संस्थाओं के सीमित वर्णन के दृष्टिकोण तक ही सीमित रहे, है ना, और किसी भी ये एक विस्तृत और व्यापक और तुलनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण से का अभाव इस परंपरागत दृष्टिकोण में दिखाई देता है। इसलिए जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है वो केवल तथ्यों के संकलन से संबद्ध है, जिसमें तथ्यों का संकलन कैसे, जिसमें इतिहास, संगठन, है ना, और उसकी सभ्यता, जैसे हम भी कहते हैं ना, आज भी हम कहते हैं ना कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन संस्कृति, तो उसके जो ऐतिहासिक जो तत्व हैं वो आज भी संकलित हैं, आज भी संगठित हैं। तो इसलिए एक अवधारणात्मक विचारबंध का जो अभाव है वो इस परंपरागत दृष्टिकोण में दिखाई देता है। परंतु जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी स्थापना परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत सिद्धांत पर ही आधारित है। और नेक्स्ट क्लास में हम इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।